नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन 790 चैनल पर। मैं अमन यादव। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पंचायती राज व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। इसकी शुरुआत भारत में कैसे हुई, इसके क्या क्या फ़ायदे थे, इन सभी चीज़ों को आज हम लोग जानेंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको एक खास चीज़ बता दूँ, हमारे चैनल पर काफ़ी प्लेलिस्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी की अपलोडेड है, जाकर उसको देखिए। अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियोज़ को जो है लाइक अवश्य करिए। तो दोस्तों, बात आज हम लोग करेंगे पंचायती राज व्यवस्था की। तो ये भी जानेंगे कि आज़ादी से पहले इसके लिए जैसे क्या कहते हैं, क्या क्या कार्य किए गए थे। तो देखिए, लॉर्ड रिपन का 1842 का संकल्प स्थानीय स्वशासन के लिए जो है मैग्ना कार्टा का हैसियत रखता है। देखिए, लॉर्ड रिपन के जो कार्यकाल में सबसे पहले स्थानीय स्वशासन के लिए आपकी शुरुआत की गई थी और उन्हीं के द्वारा जो है क्या कहते हैं, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले लाई गई थी। लेकिन ये पूर्ण रूप से आपका क्या कहते हैं, पंचायती राज व्यवस्था नहीं थी। ये इसका केवल प्रारंभिक स्वरूप था, जिसमें केवल थोड़े से जो है आपके अधिकार आपको दिए गए थे। तो 1882 में जो है संकल्प पत्र के जो है आपका स्थानीय स्वशासन के लिए जो है रखा गया था बात। इसीलिए जो है आपका लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा कि भारत में अगर स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है, तो ये लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। तो इसके बाद से जो है फिर ये 1919 में आपकी व्यवस्था की गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में, फिर 1935 में भारत शासन अधिनियम में आपका किया गया। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1919 1935 में आपका स्थानीय सुशासन के लिए थोड़े थोड़े कार्य आपके किए जाते रहे, लेकिन बहुत ज़्यादा हद तक जो है कार्य आपके नहीं हुए। जो उसके लिए जो मूल रूप से जो कार्य किए गए वो आपकी आज़ादी के बाद किए गए, 1947 के बाद किए गए। तो देखिए, आज़ादी के बाद आपका जो है भारतीय संविधान में पंचायतों के बारे में कहाँ पर बात लिखी गई है, तो याद रखिएगा संविधान के अनुच्छेद 40 में जो है इस बात को कहा गया है। अब आप जानेंगे कि संविधान का अनुच्छेद जो 140 है वो किसके बीच में आता है। तो आपको याद रखना है कि ये जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंदर आता है। 36 से 51 के बीच में आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में दिया गया है। उसी में जो है ये अनुच्छेद 40 आपका आता है। इसमें देखिए एक क्या कहते हैं वाक्य इसमें लिखा है कि राज्य जो है ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्णय लेगा। ठीक है, राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए अलग अलग निर्णय लेगा और उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो। तो राज्य जब भी कोई अपने नियम को बनाता है तो उसमें जो है इन व्यवहारिक तत्वों को, जो क्या कहते हैं आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, उनको शामिल करना पड़ता है। और इसी के चलते जो है अनुच्छेद 40 में एक क्या कहते हैं कहा गया था कि आपका ग्राम पंचायतों का निर्माण जो है राज्य सरकार आपका करेगी। लेकिन क्या कहते हैं बाध्य नहीं किया गया था, क्योंकि आप जानते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसी भी न्यायालय में आप उसको चुनौती नहीं दे सकते, उनको लागू कराने के लिए किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकते। तो इसलिए केवल जो है ये राज्यों की सरकारों पर छोड़ दिया गया कि आप चाहे तो जो है इसका निर्माण कर सकते हैं और चाहे तो इसका निर्माण नहीं कर सकते। अब मूल संविधान में इसको क्यों नहीं डाला गया, तो याद रखिएगा क्योंकि जो हमारा संविधान था उसको प्रमुख रूप से आपके अंबेडकर साहब, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था, और वो जो है ग्राम पंचायतों के खिलाफ थे। अगर शायद गांधी जी अगर उस समय होते तो ये ग्राम पंचायत जो है आपके मूल संविधान में शुरुआती दौर से जुड़ जाता, क्योंकि गांधी जी जो है ग्राम पंचायतों के फेवर में थे, लेकिन जो है अम्बेडकर साहब इसके विरोध में थे ग्राम पंचायतों के। इस कारण से जो है इसे मूल संविधान में जगह तो नहीं मिली, लेकिन एक अनुच्छेद 40 के द्वारा जो है इसको जोड़कर ये कहा गया कि राज्य के ऊपर इस चीज को हम लोग छोड़ देते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब पंचायती राज व्यवस्था से सुधार हेतु कुछ समितियों का गठन किया गया था। ये समितियां जो है आपका इस बात को बताती थी कि जो पंचायती राज व्यवस्था जो सरकार कुछ जगहों पे लागू किया गया था, क्योंकि देखिए राज्य को ये क्या कहते हैं थोड़ा मोड़ा अधिकार था कि वो स्थानीय स्वशासन का जो है निर्माण कर सकती थी। ठीक है, ये पूर्णतः जो है राज्य के ऊपर रखा गया था। तो ये जो समितियां बनाई गई थी, इनका यही मूल रूप से उद्देश्य था कि जो बनाए गए हैं स्थानीय स्वशासन, वो किस तरह से कार्य कर रहे हैं और जो है मूल संविधान में इससे रिलेटेड कुछ हमें कार्य करना चाहिए। तो इससे रिलेटेड आपका जो सबसे पहले समिति बनी थी शुरुआती दौर में, वो आपकी बलवंत राय मेहता समिति थी, जो 1957 में गठित की गई थी। ठीक है, इसमें अगर प्रथम आपकी कोई समिति थी तो बलवंत राय मेहता समिति। ये एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा कि बलवंत राय मेहता समिति आपकी कब निर्माण हुआ था, तो 1957 में हुआ था। इसके बाद समय के साथ साथ जो है पंचायती राज व्यवस्था के
सुधार के लिए और उनसे संबंधित बहुत सारे विषयों के लिए आपकी कई समितियों का निर्माण किया गया। जैसे आपका अशोक मेहता समिति 1977 में निर्माण हुई, फिर आपका पीवीके राय समिति जो 1985 में लागू की गई, और फिर एलएम सिंघवी समिति जो 1986 में लागू की गई। फिर आपका 64वां संविधान संशोधन भी लाया गया, जिसमें आपका क्या कहते हैं 1989 में लाया गया, और अंततः आपका 73वें संविधान संशोधन 1993 के तहत आपके पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। ये जो है आपका समिति तो नहीं कह सकते, ये तो आपके क्या कहते हैं एक संविधान संशोधन ही हो गया, और इसके तहत जो है आपका पंचायती राज व्यवस्था को पूर्णतः जो है आपका भारत में लागू किया गया। चलिए अब थोड़ी सी और बातें हम लोग जानते हैं कि क्या क्या है पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। तो देखिए पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या था। तो देखिए इसका मूल उद्देश्य क्या है कि विकास की प्रक्रिया में जन भागीदारी को सुनिश्चित करना तथा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना है। अब लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण क्या होता है। देखिए लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को इंग्लिश में डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाता है, कि सत्ता का जो हस्तांतरण है वो थोड़े थोड़े स्वरूप में हर किसी को मिले। जैसे केंद्र में जैसे शक्ति है, केंद्र के बाद जैसे राज्य में हो गई, राज्य के नीचे भी कुछ शक्तियां होनी चाहिए जो अपने स्थानीय स्वशासन के रूप में कार्य कर सके, वह स्वयं में ही कार्य कर सके, इस तरह की उन्हें शक्तियां दी जाए। लेकिन जब आज़ादी के समय इस तरह की व्यवस्था नहीं की जा सकी तो राज्य के ऊपर इन चीज़ों को छोड़ दिया गया था। ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य यही है कि विकास के स्वरूप में सबसे निचले लेवल पे, सबसे नीचे जो है लोग, वो जो है इसमें जुड़ सके। क्योंकि आप जानते होंगे पंचायतों में जो है आपका चुनाव होता है, किस प्रकार से लोग उसमें क्या कहते हैं आते हैं, उसको हम लोग अभी आगे देखेंगे। लेकिन अभी आपको यहाँ जानना है कि मूल उद्देश्य इसका यही है कि विकास की प्रक्रिया में जन भागीदारी को सुनिश्चित करना और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना है। अब देखिए पंचायती राज व्यवस्था की शुभारंभ कब होती है। तो देखिए इसकी शुरुआत जो है स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1959 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, याद रखिएगा, राजस्थान राज्य के नागौर जिले में सबसे पहले जो है इसकी शुरुआत हुई थी। तो 2 अक्टूबर जब गांधी जी का क्या कहते हैं आपका जन्मदिन था, तो उस दिन जो है आपका क्या कहते हैं प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आपका राजस्थान राज्य के नागौर जिले में इसकी शुरुआत की थी। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, 2 अक्टूबर 1959 में नागौर जिले में इसकी प्रारंभ हुआ था। और इसके 9 दिन बाद, या ठीक है 11 अक्टूबर को 1959 को पंडित नेहरू ने आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज का प्रारंभ किया था। तो शुरुआती दौर में जो है राजस्थान और आंध्र प्रदेश से जो है पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। लेकिन अभी तक जो है ये स्थानीय स्वशासन काफी हद तक राज्य और केंद्र पर जो है काफी हद तक निर्भर रहते थे। इन्हें स्वयं में ना तो इनका चुनाव होता था, बहुत हद तक जो है इनके पास लिमिटेशंस थी। ठीक है, तब तक क्या कहते हैं कोई ऐसा संविधान संशोधन भी नहीं आया था। अब देखिए अनुच्छेद 243 ड में क्या कहा गया है कि पंचायत को यदि किसी विधि के अधीन पहले ही विघटित नहीं कर दिया जाता है तो उसकी अवधि अपने प्रथम अधिवेशन के नियत तारीख से 5 वर्ष होगी। तो अब ये जो है आपका पंचायती राज व्यवस्था में जो है आपका किस प्रकार से आपके क्या कहते हैं कार्य होंगे उसके बारे में कहा गया है। तो देखिए अगर जैसे आपका लोकसभा का चुनाव होता है, अगर वो क्या कहते हैं उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष से पहले भी उसको भंग किया जा सकता है। ठीक है, अगर 5 वर्ष से पहले लोकसभा को भंग नहीं किया जाता तो क्या कहते हैं चुनाव कितने समय में होता है, 5 वर्ष में होता है। तो वही अनुच्छेद 243 ड जो है आपका पंचायतों के बारे में कहता है कि अगर 5 वर्ष से पहले ये विघटित नहीं होता है, ठीक है, विघटित भंग नहीं होती है पंचायत, तो आपका इसका जो चुनाव होगा वो जिस दिन से पद ग्रहण किया जाएगा वहां से लेकर 5 वर्षों के बीच में होगा। तो इसमें यही बात कही है कि हर 5 वर्षों में आपका पंचायतों का आपका चुनाव होगा। ठीक है, याद रखिएगा अनुच्छेद 243 ड में पंचायतों के जो चुनाव होते हैं वो हर 5 वर्ष में होते हैं। तो यदि किसी पंचायत को आपका समय पूर्व ही विघटित कर दिया जाता है तो उसका निर्वाचन आपका 6 महीने के भीतर करा देना चाहिए। ये जो है आपकी बातें इसमें कही गई हैं। पहला क्या था कि 5 वर्षों के भीतर जो है आपका 5 वर्षों में जो है इसका चुनाव होता है। और फिर क्या बोला गया कि पंचायतों का अगर समय पूर्व ही विघटित हो गई है तो हर क्या कहते हैं 6 महीने के भीतर जो इसका चुनाव करा लेना चाहिए, जिससे कि आगे का जो वर्ष है वो कंप्लीट किया जा सके। लेकिन अगर यदि पंचायत ऐसे समय विघटित किया जाता है जब उसकी अवधि 6 महीने से कम बची हो तो शेष अवधि के लिए निर्वाचन कराना जरूरी नहीं होता है। तो देखिए इसमें 3 महत्वपूर्ण बातें आपको सामने देखने को मिली। पहला क्या है कि 5 वर्षों में चुनाव किया जाना है।
अगर 5 वर्षों से पहले ही अगर क्या कहते हैं पंचायत भंग हो गई है, तो 6 महीने के भीतर जो है दोबारा से किसी नई पंचायत को बैठाना है, उसका चुनाव करवाना है और फिर बचे हुए कार्यकाल को जो है उसे सौंप देना है। लेकिन मान लीजिए ऐसे समय पे भंग होती है क्या कहते हैं पंचायत की, अगला चुनाव कराने में बस 6 महीने से भी कम का समय बचा है, तब दोबारा चुनाव नहीं होगा, तब जो है वो 5 वर्षों वाला ही चुनाव होगा, क्योंकि अब बहुत कम समय रह गया तो उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है धन भी खर्च होता है, तो इस कारण से जो है आपको ये भी ध्यान रखना है। अब देखिए अनुच्छेद 243 च में क्या कहा गया है। तो 243 च में आपका कहा गया है कि इसके अनुसार पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु आपकी कितनी है, 21 वर्ष है। याद रखिएगा, आपकी न्यूनतम आयु पंचायत में सदस्य बनने की कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष आपकी होनी चाहिए थी। तो देखिए ये जो आपके जो प्रावधान किए गए हैं ये सब आपके 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत किए गए हैं। ये थोड़ा सा पीछे मैंने लिख दिया था, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा कि इन 243 च और 243 ड को जो है ये आपके 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत आते हैं, लेकिन ये जो मैंने आपको पहले बता दिया। अब देखिए 73वां संविधान संशोधन क्या है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज से संबंधित आपकी व्यवस्था की गई थी। देखिए जब तक ये संविधान संशोधन नहीं आया था तब तक राज्य जो है आपके बाधित नहीं थे कि पंचायत व्यवस्था वो लागू करें या ना करें, ये उनके ऊपर आपका छोड़ दिया गया था। लेकिन 73वें संविधान संशोधन के बाद ये राज्य जो है अब पूर्ण तरीके से बाध्य है कि आपको जो है पंचायती राज व्यवस्था का लोकल लेवल पर निर्माण आपका करना ही करना है। अगर नहीं करेंगे तो क्या कहते हैं इसको चुनौती भी आपकी दी जा सकती है। देखिए इसके द्वारा संविधान के भाग 9 में, किसमें, भाग 9 में अनुच्छेद 243 क से अ तक कुल 16 अनुच्छेद और अनुसूची 11 में इसका प्रावधान किया गया था। किसमें, शेड्यूल 11 में जो है इसका किया गया था, ठीक है। 11वें अनुसूची में इसका प्रावधान किया गया है, भाग 9 में अनुच्छेद 243। देखिए मैं कहूंगा कि आप लोग इसका इंग्लिश वाला जो है आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि हिंदी वाले में थोड़ा सा जो है कई बार कंफ्यूजन आ जाती है, ठीक है। क से अ तक कुल 16 अनुच्छेद आपके इसमें शामिल किए गए हैं और ये एक प्रकार का संविधान संशोधन था, इसीलिए जो है इसे कई भागों में विभाग करके किया गया था। जैसे अनुच्छेद क ख ऐसे करके जो है आपका इसको विभाजित किया गया था, ये आपको याद रखिएगा। तो भाग 9 में अनुच्छेद 243 में 11वीं अनुसूची में इसका प्रावधान किया गया है, ठीक है। इससे संबंधित देखिए कि वर्ष 1986 में गठित एल.एम. सिंघवी समिति की सिफारिशों के आधार पर 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। अभी तक संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था इससे पहले, लेकिन 73वें संविधान संशोधन के बाद इसको जो है संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। तो याद रखिएगा कि 73वां संविधान संशोधन आपका पंचायती राज से संबंधित है और इसके लिए जो है आपका संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 में 11वीं अनुसूची में इसका प्रावधान किया गया है। और 1986 में जो एल.एम. सिंघवी समिति जो आपकी बनी थी, जिसको हमने पीछे देखा था, उसकी सिफारिशों के आधार पर ही जो है पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला है। तो याद रखिएगा कि अगर किसकी सिफारिशों पे इसे संवैधानिक दर्जा मिला था तो ये जो है एल.एम. सिंघवी आपकी समिति थी। कौन सी समिति थी, एल.एम. सिंघवी समिति थी। बार बार बोलने से ये चीजें आपके माइंड में बैठ जाएंगी, ठीक है। बार बार बोलने से ये चीजें आपको याद हो जाएंगी। बार बार इस वीडियो को सुनिएगा, पहली बार में शायद थोड़ा सा दिक्कत हो, लेकिन बार बार सुनते सुनते आपको याद हो जाएगी। देखिए वर्तमान में क्या चीज आपकी की गई है कि पंचायती राज व्यवस्था को नागालैंड, मेघालय, मिजोरम राज्यों को छोड़कर ये जो है सभी राज्यों में आपका लागू किया गया है और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को छोड़कर जो है बाकी जगहों पर आपका लागू किया गया है। बाकी जगहों मतलब सभी केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है, केवल दिल्ली को छोड़कर, और मेघालय, मिजोरम और नागालैंड राज्यों को छोड़कर बाकी सब जगहों पर पंचायती राज व्यवस्था जो है लागू आपकी की गई है। अब अगला देखिए, तो दोस्तों 73वें संविधान संशोधन की कुछ मुख्य बातें थी जिन्हें जानना हमें काफी आवश्यक है, एग्जाम की दृष्टि से भी ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसके द्वारा जो है आपका पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे का आपका प्रावधान किया गया था। त्रिस्तरीय ढांचे कैसे, मतलब कि देखिए ग्राम स्तर पर आपका ग्राम पंचायतों का निर्माण किया गया था, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति का और जिला स्तर पर जिला परिषद का आपका गठन की व्यवस्था इसमें की गई थी। बस इतना ही जानने की जरूरत है, एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा इतना ही पूछा जाता है, ठीक है, कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतों का निर्माण हुआ, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति का और जिला स्तर पर जिला परिषद के गठन की व्यवस्था आपकी की गई थी। देखिए पंचायती राज के प्रत्येक स्तर में आपका 1/3 स्थानों पर महिलाओं के आरक्षण की बात आपकी की गई है।
कितना 1/3 स्थानों पर जो है महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। 5 वर्ष का काल निर्धारित किया गया है, अनुच्छेद 243 ड में हमने देखा। और अगर भंग हो जाती है 5 वर्ष से पहले तो 6 माह के भीतर आपका निर्वाचन कराना होगा। अब देखिए इनको अनुदान कहाँ से मिलता है, जो पैसे इनको मिलते हैं कि गांव के विकास के लिए, तो याद रखिएगा राज्य की संचित निधि से। ठीक है, राज्य की संचित निधि से इन संस्थाओं को अनुदान जो है आपका मिलती है। राज्य की संचित निधि का मतलब हुआ कि ये सेंट्रल लेवल पे नहीं, जो स्टेट लेवल पे है वहां से जो है इनको आपका क्या कहते हैं अनुदान आपको मिलता है। देखिए 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण कराने वाला प्रथम राज्य कर्नाटक था। देखिए वहां पर 2 राज्य थे, राजस्थान और आंध्र प्रदेश थे, लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना होगा कि 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला प्रथम राज्य कर्नाटक था। क्या था? कर्नाटक था। चलिए अब 74वें संविधान संशोधन के देख लेते हैं। तो देखिए दोनों में काफी हद तक सामान्यता है। देखिए क्या सामान्यता है कि 73वां संविधान संशोधन आपका गांव के लिए था, गांव में पंचायतों के निर्माण के लिए था, लेकिन 74वें संविधान संशोधन में आपका बस इतना अंतर था कि ये नगर पालिकाओं के लिए था। मतलब कि जो शहरों में जो व्यवस्था है वहां पर लोगों की जन भागीदारी करने के लिए आपका नगर पालिकाओं का निर्माण किया गया था। इसके द्वारा आपका भाग 9 क में, देखिए वो भाग 9 था, ये भाग 9 क है, अनुच्छेद 243 में आपका त से लेकर य 6, ठीक है, य 6 तक आपका जो है इसका प्रावधान किया गया था। और 12वीं अनुसूची में इसका प्रावधान किया गया था। उसका क्या कहाँ किया गया था? 11वीं अनुसूची में। नगर पालिकाओं से संबंधित आपका 12वीं अनुसूची में प्रावधान किया गया है। और नगर पालिकाओं को 12वीं अनुसूची में वर्णित 18 विषयों पर विधि बनाने का जो है आपका शक्ति प्रदान की गई है। कितने विषयों पर? 18 विषयों पर दिया गया है। तो याद रखिएगा ये सब बातें। अब आगे देखिए 74वें संविधान संशोधन की कुछ मुख्य बातें हैं, इनको हम लोग जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर भी आपका महिलाओं के लिए 1/3 भाग जो है आपके आरक्षित किए गए हैं। अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए जो है आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो पहला क्या है, 1/3 स्थानों पर महिलाओं की सीटों को जो है आरक्षित कर दिया गया है। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए जो है आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और इनका जो कार्यकाल होता है नगरीय संस्थाओं का, इनका भी 5 वर्ष का होता है। विघटन की स्थिति में 6 माह के अंदर जो है आपका चुनाव कराना होता है। तो देखिए अगर आपने पंचायतों को अच्छे से समझ लिया है तो आपको नगर पालिकाओं को समझने में ज़्यादा से ज़्यादा समस्या नहीं आनी चाहिए। ठीक है, इनको कोऑपरेटिव सोसाइटी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आपका कहा जाता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज तो दूसरा होता है। ठीक है, अब देखिए नगर पालिका के भी कुछ 3 प्रकार है। ठीक है, पहला है आपका नगर पंचायत, दूसरा आपका हो जाएगा नगर परिषद और तीसरा हो जाएगा नगर निगम। तो नगर पंचायत क्या होते हैं कि ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जो नगर क्षेत्र में आपके परिवर्तित हो रहे हो उन्हें आपका नगर पंचायत में कहा जाता है। कि मान लीजिए कुछ सालों पहले गांव थे लेकिन अभी धीरे धीरे जो है परिवर्तन वहां पे चल रहा है और वह जो है नगर क्षेत्र में आपके परिवर्तित हो रहे हैं। नगर परिषद छोटे नगर वाले क्षेत्रों को कहा जाता है आपका नगर परिषद। और नगर निगम जो बड़े नगर क्षेत्र हैं, जैसे आपका मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया और जैसे इलाहाबाद में हो गया, तो इन सब जगहों पर आपका नगर निगम का जो है आपका निर्माण किया गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर जो है हम लोग समाप्त करते हैं। पंचायतों के बारे में और नगर पालिकाओं के बारे में हमने समझा। अगर पंचायतों को अच्छे से समझ लिया गया तो नगर पालिकाओं से उतना हार्ड आपका नहीं रहता है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जो है अवश्य सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तब तक बने रहिए चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।